इवेंट्स। ठीक है, तो तो जो इवेंट्स हैं और जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं बेसिकली, वो आते हैं यहाँ। ठीक है, और सबसे पहले हमें हमें दो चीजें पढ़नी है इसमें, एक तो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर, और एक पढ़ने हैं इवेंट्स। देखो स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होंगे वो बेसिकली पार्ट्स ही हैं, और कौन कौन से पार्ट्स हैं? केवल 3 पार्ट्स हैं जो हमें बेसिकली पढ़ना है। ऐसा हालांकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है एंडोस्पर्म के बारे में, एक हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं सीड के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, तो 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है, और उसके डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट दी एम्ब्रियो। थर्ड है हमारा सीड। सीड कितने टाइप्स के हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कौन कौन से टाइप के सीड हम किस बेसिस पे बोलते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर फाइनली हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट का डेवलपमेंट, कितने टाइप्स के फ्रूट और कैसे कैसे, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एंडोस्पर्म दरअसल है क्या। एंडोस्पर्म क्या होता है? एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, जो कि हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। इट्स अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। यहाँ ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो कि 3N होता है ना। और ये बनता है जब एक मेल न्यूक्लियाई और एक दो पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल न्यूक्लियस, मेल गैमीट, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई जब वो फ्यूज करते हैं तो बनाते हैं वो ट्रिप्लॉइड टिश्यू, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड होता है, और सबसे पहले ये एक सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। अब हमें ये देखना है कि उसका होता क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का। सो वी आर स्टडिंग द एंडोस्पर्म, दैट्स द फर्स्ट, सबसे पहला पार्ट है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अच्छा, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन जो है, ये होता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, और ये जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, अब ये क्या करेगा? माइटोसिस कर करके क्या करेगा? माइटोसिस कर करके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बोल सकते हो या एंडोस्पर्म बोल सकते हो, एंडोस्पर्म टिश्यू। तो वो टिश्यू बनाता है। ये टिश्यू किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज, क्या करता है टिश्यू? एक्चुअली ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? जाइगोट को। जो डेवलपिंग जाइगोट होगा, मतलब बेसिकली जो जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से जब हमारा सीड जर्मिनेट करके जब पूरा वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली एंडोस्पर्म से आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ जो भी आएगा नरिशमेंट, वो एंडोस्पर्म से आएगा। ठीक है, अब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे डेवलपमेंट होता है, ये हमें पढ़ना है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो दरअसल बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब, और हमारे सिलेबस में 3 हैं। तीनों के नाम तो एटलीस्ट हमें पता ही होने चाहिए, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो लेट सपोज दिस इज द जाइगोट। इस जाइगोट के चारों तरफ होता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू, एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म के टाइप्स पढ़ लेते हैं और उसका डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म 3 तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है, और वो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियर डेवलपमेंट, दूसरा होता है सेल्यूलर डेवलपमेंट, और तीसरा होता है हेलोबियल डेवलपमेंट। तो जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है? देखो, इस केस में क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। बार बार कैरियोकाइनेसिस होती है। और ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, खास बात ये है, इसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। ठीक है,
माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, मतलब कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एंडोस्पर्म जो डेवलप होगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस रहेंगे, है ना। तो ये रहे बहुत सारे न्यूक्लियस, तो इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस। देख लो अब, लेकिन इसमें जाइगोट भी तो होगा। तो लेट से दिस इज द जाइगोट, ये जाइगोट है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, एक जाइगोट और उसके चारों तरफ बहुत सारे न्यूक्लियस वाला एंडोस्पर्म। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जो सेल्यूलर वाला है उसके केस में क्या है कि प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस भी होगा, मतलब कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, प्लस इसमें यहां पर साइटोकाइनेसिस भी होता है, प्रॉपर साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब कि ये हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर है, यहां पर हमारा ये जाइगोट है, दिस इज द जाइगोट। तो यहां पर प्रॉपर सेल्स बनेंगे, मतलब इस तरीके से। ओके, तो प्रॉपर सेल्स बनेंगे। तो न्यूक्लियस जो होगा वो ऐसा नहीं है कि फ्री न्यूक्लियस के डिविजन्स हुए पड़े हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट हेलोबियल। तो हेलोबियल में क्या होता है, हेलोबियल में सबसे पहले तो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, पहले फ्री न्यूक्लियर होता है और उसके बाद उसमें क्या होता है, सेल्यूलर। लेकिन सेल्यूलर भी कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा स्ट्रक्चर था और यहाँ पे ये रहा हमारा जाइगोट। तो कुछ पेरीफ्री, मतलब कि जो कॉर्नर की साइड्स वाले जो सेल्स हैं उनमें तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, यहां पर सेल डिवाइड कर जाएगा इस तरीके से, सेल यहां पे डिवाइड कर गया। लेकिन अंदर जो है, अंदर क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स रहेंगे। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस रहेंगे और बाहर की पेरीफेरी की साइड पे हमारे पास क्या रहेंगे, पेरीफेरी की साइड पे बहुत सारे सेल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब एक एग्जांपल हमारे बुक में दे रखा है अबाउट द कोकोनट, है ना। कोकोनट, और कोकोनट में भी एक वर्ड लिख रखा है टेंडर कोकोनट। अभी टेंडर कोकोनट क्या होता है, देखो एक होता है मैच्योर कोकोनट और एक होता है टेंडर कोकोनट। जो नारियल पानी जो हम पीते हैं, जो ग्रीन कलर का जो नारियल होता है, दैट्स कॉल्ड द टेंडर कोकोनट। ठीक है, और जो मैच्योर हो जाता है, ब्राउन सा जो हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द मैच्योर कोकोनट। तो एक टेंडर कोकोनट है और एक मैच्योर कोकोनट है। तो लेट्स से कि ये हमने एक टेंडर कोकोनट बनाया, उसके अंदर ये कैविटी थी और इस तरीके से ये कोकोनट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, राइट। और एक कोकोनट ये है, ये मैच्योर वाला है, यहाँ एक ऐसे, राइट। और इसमें जो पानी जो निकलता है, जो लिक्विड जो निकलता है बहुत कम निकलता है, राइट। तो उसको हम लेबल भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है वो एक्चुअली में है क्या, वो फ्री न्यूक्लियाई है, मतलब न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है वहां पे पहले कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, फ्री न्यूक्लियस है इस टाइम पे, टेंडर कोकोनट के टाइम पे। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसमें व्हाइट वाला जो पोर्शन जो हम खाते हैं, व्हाइट वाला जो पोर्शन रहता है, वो उसमें व्हाइट वाला पोर्शन इंक्रीज होने लगता है और पानी जो है वो कम हो जाता है। तो यानी कि इसमें अब हुआ क्या, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन जो बनता है, दैट इज बेसिकली द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। और जो अभी भी उसमें लिक्विड बचा हुआ है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। जब वो टेंडर है, ये वाला टेंडर कोकोनट है एंड दिस वन इज मैच्योर कोकोनट। तो टेंडर कोकोनट और मैच्योर कोकोनट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये पहले इसमें क्या होता है, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस ये बनता है ओनली बाय द
कैरियोकाइनेसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस अब हो चुकी, थोड़ी बहुत अब साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है फ्री न्यूक्लियस वाला वो तो रिड्यूस हो गया, लेकिन जो सेल्यूलर वाला, जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है जो हम खाते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोकोनट का हिसाब ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद किसी किसी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस करा था, किसी किसी पर्टिकुलर सीड में हो सकता है एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाए, तो उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, आप बोल सकते हो एंडोस्पर्मिक, या आप इसको एल्ब्यूमिनस, एल नहीं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनस सीड बोल सकते हो। ठीक है, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें नहीं होगा, जिसमें एब्सेंट होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकंड थिंग, वो है हमारा एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो की अगर बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो किससे बना है, जाइगोट से बना है, राइट। तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है उसके डेवलपमेंट को पढ़ लेते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो। सो लेट्स से ये एक एम्ब्रियो सैक था, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि बाकी सिनर्जिस, एंटीपोडल्स वो सारे तो डीजनरेट हो गए थे, अब ये बचा था। तो अब इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, सबसे पहले इसमें दो सेल्स बनेंगे, एक सेल बनेगा ऊपर की साइड और एक सेल बनेगा बड़ा और एक सेल छोटा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो बड़ा सेल है, बड़ा वाला ऊपर वाला जो सेल, दैट्स कॉल्ड द बेसल सस्पेंसर सेल। बेसल सस्पेंसर सेल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो ऊपर है तो हमने इसको बेसल क्यों कहा। एक्चुअली ये वाला जो सेल है ये माइक्रोपाइल के पास है, ये माइक्रोपाइल के पास होता है, दैट्स वाई बेसल। ठीक है, और जो दूसरा वाला सेल है दैट मींस दिस वन, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एम्ब्रियो सैक। टर्मिनल एम्ब्रियो सैक। और ये जो टर्मिनल एम्ब्रियो सैक है, ऑब्वियसली ये फिर किसके पास होगा, चलाजल के पास। चलाजल, ए स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही है, चलाजल एंड की साइड। ठीक है, अब इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है, और जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लार्ज सेल बनेगा, और यहाँ पे फिर एक लाइन बन जाएगी सेल्स की। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर मतलब मोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा ये दरअसल यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, और अभी बताता हूँ मैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये दो पार्ट्स हैं इसमें बेसिकली, हैं तो बहुत सारे, और हर एक सेल अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना। बस ये बात याद रखनी है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इतना पोर्शन ये वाला, और इसके नीचे का ये वाला, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पर, प्रो मींस प्रिमिटिव एंड एम्ब्रियो मींस एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जब बनेगा उससे पहले जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली जाइगोट का, दैट इज प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो ये सेल्स आप देख रहे हो, ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में एम्बेड हो जाए, यानी कि वो फोर्स करेंगे प्रो एम्ब्रियो को नीचे की साइड, ताकि वो उसमें एंडोस्पर्म में जाके धस जाए। क्यों, क्योंकि जब तक एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में नहीं धसेगा उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए वो उसको नीचे धसाने की कोशिश करता है कि वो एंडोस्पर्म में चला जाए। जैसे ही वो एंडोस्पर्म में चला जाएगा उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट के बाद अब हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 35 जो है उस पर दो डायग्राम्स दे रखे हैं। दोनों डायग्राम्स में बहुत, एक मोनोकॉट का एक डाइकॉट का है, तो दोनों डायग्राम्स में हमारे पास कुछ लेबलिंग्स हैं।
उन लेबलिंग से पहले हम एक डायग्राम ऐसे पढ़ते हैं जो हमने पहले से पढ़ा, राइट। तो एक हमारे पास एम्ब्रियो जो होता है वो दरअसल कन्वर्ट हो जाता है एक इलोंगेटेड यानी कि लंबे स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक रॉड लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट, ये दो पार्ट्स, ठीक है। अब इन एम्ब्रियोनल एक्सिस के अराउंड यहां इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है एक ही स्ट्रक्चर हो, बट हम अभी फिलहाल दो बना रहे हैं। ये सही नहीं बना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शंस हैं दोनों के दोनों, ये कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये भी कॉटिलेडन है और ये भी कॉटिलेडन है। ऑब्वियसली कितने कॉटिलेडन है? दो कॉटिलेडन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज डाइकॉट, ठीक है। अच्छा, तो बीच वाला पोर्शन जैसा कि हमने कहा वो क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला पोर्शन, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हो एक ऐसा पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कॉटिलिडन से ऊपर है, और एक ऐसा पोर्शन है जो कॉटिलिडन से बाहर निकल रहा है नीचे की साइड। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन बाहर निकल रहा है कॉटिलिडन से ऊपर की साइड, और ये आगे जाके शूट बनाएगा, ठीक है। शूट जो बनाता है उसको हम कहते हैं एपीकोटाइल। कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, एपी मतलब अबव, तो अबव द कॉटिलिडन, ठीक है। तो अबव, और कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, तो अबव द कॉटिलिडन जो पोर्शन, दैट्स कॉल्ड एपिकोटाइल, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपो। हाइपो का मतलब बिलो या लो, लोअर, तो और कॉटिलिडन, तो हाइपो कोटाइल, भी कोटाइल है, EDON नहीं है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, और दो कॉटिलिडन्स, ठीक है। अब इस एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जब ये आगे जाके थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, जो ये रीजन है जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, अब इसमें क्या निकलेगा? ये आगे जाके हमने पढ़ा है, इतना तो हमने पढ़ा है कि ये क्या बनाएगा? प्लीम्यूल बनाएगा, और ये हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा? रेडिकल, है ना। ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब इसमें हमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा और पढ़ना, तो वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं इसको समझ लेते हैं। देखो, ये पूरा रीजन तो है एपिकोटाइल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की जो शीट्स है, ऊपर की जो कवरिंग्स हैं, और इसको हम लेबल कर लेते हैं ग्रीन कलर से, ये ऊपर की जो कवरिंग्स होंगी, यहाँ पे शीथ ऑफ सेल्स होंगी, मतलब कि लेयर्स ऑफ सेल्स, उसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल। और जो यहां पर शीथ ऑफ सेल्स होगी, यहां पर जो शीथ ऑफ सेल्स होगी उसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा, ठीक है। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास और आ गए, दैट इज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। प्लीम्यूल जो है वो क्या बनाता है? शूट, सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, और रेडिकल क्या बनाता है? रूट, सॉइल के नीचे उगने वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो ये तो है अबाउट द डाइकॉट, ये तो है डाइकॉट्स का केस, दो कॉटिलिडन्स हैं, राइट। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के केस में क्या होता है? तो देखो, मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स मतलब कि एक कॉटिलिडन, तो जो एक कॉटिलिडन होता है ना, एक तो पहले से ही, क्योंकि एम्ब्रियो तो डेवलप कर रहा है, तो एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो वो मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है साइज में, और काइंड ऑफ उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ही बचता है, बहुत ज्यादा नहीं बचता,
तो उसके केस में अब होता क्या है, उसके केस में क्या होता है कि एक तो हमारे पास इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बच जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो जो कॉटिलिडन जो बच रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर यहाँ पे लेबल कर रखा है आपकी एनसीईआरटी ने कि यहाँ पर हमारे पास कॉटिलिडन, उस कॉटिलिडन का जो नाम दे रखा है वो अलग नाम दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो एक तो कम बचा हुआ है और वो थोड़ा सा मेन एम्ब्रियो से थोड़ा सा हट जाता है। दैट्स वाई उसको हमने एक नया नाम दिया और नया नाम है स्क्यूटेल। ये दरअसल क्या है, ये कॉटिलिडन ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में इनफैक्ट एक लाइन भी दी है कि कॉटिलिडन्स इन द मोनोकॉट्स दैट्स कॉल्ड स्क्यूटेल, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके पास क्या है, दो एक्सिस होते हैं। यहां पर हमारा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरीके से, यहाँ पे सीधा नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी अगेन ये वाला रीजन क्या बनाएगा, ये प्लीम्यूल बनाएगा, ठीक है, ये वाला रीजन प्लीम्यूल। और ये जो नीचे वाला रीजन है ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा, ये रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। अब प्लीम्यूल के ऊपर मैंने कहा था एक शीथ ऑफ सेल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। तो ये जो शीथ ऑफ सेल्स है यहां पर, ये these आर द कोलियोप्टाइल, कोलियो। ऐसे ही शीथ ऑफ सेल्स यहां पर भी प्रेजेंट है और उसको हम क्या कहेंगे, कोलियो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा रेडिकल होता है ना, ज्यादातर ऐसा डाइकॉट्स में होता है और मोनोकॉट्स में भी वैसे हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेडिकल के ऊपर, जो रेडिकल है उसके ऊपर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में ऐसा हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, जो कि रेडिकल के जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है जो रेडिकल के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली रूट कैप। इसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है, रूट कैप। ये वही रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर है। जब रूट सॉइल में प्रोग्रेसिवली जब ग्रोथ करती है तब रेडिकल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, रेडिकल डैमेज ना हो जाए, तो एक प्रोटेक्टिव थंब लाइक कवरिंग जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है, दैट्स बेसिकली द रूट कैप, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमने यहां तक पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं सीड का डेवलपमेंट। तो जो हमारे पास सीड का जो डेवलपमेंट है, सीड का जो डेवलपमेंट है, तो सीड के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा खास बातें नहीं है। इसमें हमें दो चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है। क्या? एक तो न्यूसेलस, न्यूसेलस, और एक ध्यान रखना है एंडोस्पर्म, मतलब कि कौन सा किसमें प्रेजेंट है किसमें एब्सेंट है, स्पर्म, एंडोस्पर्म। और साथ ही साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद तो हम फ्रूट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एक स्ट्रक्चर ये और पढ़ेंगे कि कौन सी चीज किससे डेवलप होती है, ये सब चीजें भी, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं सीड्स की। सीड्स, तो सीड एक, हाँ, एक लाइन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, और वो है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म, द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, दैट्स द सीड। तो दिस सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये लाइन एक पता होनी चाहिए। अच्छा, ऑब्वियसली सीड किससे बनते हैं, एक ओव्यूल से, हमें पता है ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ये हमें पता है, ठीक है। अब कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जैसे कि न्यूसेलस,
न्यूसेलस। तो न्यूसेलस अगर किसी सीड में परसिस्टेंट रह जाता है, अब न्यूसेलस क्या था, अगर ध्यान हो तो न्यूसेलस हमने पढ़ा था बिल्कुल बहुत पहले, एट्स इन द ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल में हमने यहां पढ़ा था न्यूसेलस के बारे में, राइट। तो न्यूसेलस जो स्ट्रक्चर है अगर किसी में परसिस्टेंट रह जाए, मतलब कि वो अभी भी बचा हुआ है, हालांकि उसका फंक्शन था एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना, लेकिन वो अभी भी बचा हुआ है, तो उस केस में हम कहेंगे कि न्यूसेलस कैसा है, परसिस्टेंट है। या फिर उसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं हम, रेमिनेंट है। रेमिनेंट मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बच गया है, रिमाइंडर के जैसे। या फिर रेसिडुअल भी बोल सकते हो, रेसिडुअल। द पॉइंट इज अगर वो बच गया तो उसके लिए, उस न्यूसेलस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। क्या टर्म यूज करेंगे, पेरिस्पर्म। और ऐसे सीड्स कौन से हो जाएंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। तो ऐसे सीड्स क्या हो जाएंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स। इसके एग्जांपल्स भी हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स के, हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। वो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और खास करके लिए नीट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हो गई काली मिर्च, दैट मीन्स ब्लैक पेपर, PER, और एक हो गया बीट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स के, मतलब कि जिसमें पेरिस्पर्म जो है, दैट मीन्स न्यूसेलस जो है वो रेमिनेंट रह जाता है, यानी कि बचा है। कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जिसमें हमारा एंडोस्पर्म, जो हमने अभी पढ़ा ट्रिप्लॉइड टिश्यू, जो कि यूज हो जाना चाहिए था, लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो क्या हो जाता है, रेमिनेंट है, यानी कि बचा हुआ है, रेसिडुअल। ऐसे सीड्स को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। और ऐसे सीड्स जिसमें बेसिकली एंडोस्पर्म बचा रह गया, तो मतलब कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सारा का सारा खर्च नहीं हुआ, तो ऐसे सीड्स के एग्जांपल्स भी हमें पता होने चाहिए। कौन से हैं ऐसे सीड्स, ऐसे सीड्स बहुत सारे नहीं है लेकिन ज्यादातर हमारे मोनोकॉट्स में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक वीट, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेज, ठीक है। तो वीट, मेज, बार्ले, और खास करके कैस्टर, कैस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तो कई बार आए, ठीक है। कैस्टर में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है जो एग्जामिनर्स हैं, तो कैस्टर का जो क्वेश्चन है वो बार बार आता है। तो कैस्टर एक एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म प्रेजेंट, ठीक है। अगर कोई भी सीड ऐसा है जिसके अंदर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, यानी कि एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोल सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल कौन से हो गए, जिसमें भी नहीं बचता। फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, जो मूंगफली होती है उसमें भी नहीं बचता ग्राउंडनट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो एटलीस्ट हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एंडोस्पर्म से रिलेटेड, तो जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, ये दो चीजें। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में कुछ ना लाइंस लिख रखी है, और वो लाइंस ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दरअसल ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली में क्या क्या चीजें बनाती है। तो एक बार हम ओव्यूल ही खोल लेते हैं, ओव्यूल का डायग्राम, उससे समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या बना रही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओव्यूल का डायग्राम। हमने पढ़ लिया कि एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स थे वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक एम्ब्रियो जो एग सेल जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। न्यूसेलस अगर परसिस्टेंट रहा तो पेरिस्पर्म बन जाएगा, ठीक है। अब बचे क्या, दो चीजें बची, दैट मींस आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये जो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स हैं, ये दरअसल क्या बनाती है, दो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। ये टेस्टा टेगमेन किस में होती है,
ये दरअसल हमने पढ़ी है मेज का, जब हमने सीड पढ़ा है 11th क्लास में, तो उसमें हमने एक डायग्राम देखा था। सीड का जब डायग्राम देखा था उसमें टेस्टा और टैगमेंट थी। आउटर इंटेगुमेंट मतलब कि काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो कि सीड के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है ना, दो कवरिंग्स होती है, तो वो क्या होती है, टेस्टा और टैगमेंट। टेस्टा आउटर मतलब आउटर इंटेगुमेंट से बनी है, और टैगमेंट इनर यानी कि इनर इंटेगुमेंट से बनी है। तो यानी कि कोई सा भी पार्ट जो है वो नॉन यूजफुल नहीं है, ठीक है। और आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल जो चना होता है, चने में हम जब उसकी जो चोंच निकली होती है उसमें हम देखते हैं कितना छोटा सा ऐसे चोंच निकली हुई है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है। कभी देखना, चना जो होता है उसकी छोटी सी जो चोंच निकली होती है उसमें ऐसे छेद होता है। वो छेद क्या है, वो दरअसल माइक्रोपाइल है। वो जो ये माइक्रोपाइल ये वाला जो स्पेस है, ये ही वो माइक्रोपाइल, और यहीं से दरअसल क्या होता है, माइक्रोपाइल यूजफुल रहता है। ऐसा नहीं कि ये माइक्रोपाइल बस एक छेद था जो भर नहीं पाया, नहीं, इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही सारा एक्सचेंज होता है। मतलब डिफ्यूजन, जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, जो वाटर जो अंदर आता है वो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू आता है। जर्मिनेशन के लिए माइक्रोपाइल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज फ्रूट। जो हमारा फ्रूट वाला जो पोर्शन, फ्रूट वाला जो पोर्शन है ये वाला फ्रूट, दरअसल हमारे पास हमें पता है कि ओवरी कन्वर्ट्स इनटू, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, है ना, हमें ये पता है। अच्छा जो ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि फ्लावर के किसी पार्ट से, फ्लावर के किसी पार्ट से फ्रूट नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड दिस, समझ लेते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट्स, तो हमने पढ़ा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये रहा स्टिग्मा, ये रहा एक स्टाइल, और ये रही एक ओवरी, राइट। और यहाँ यहाँ पर इस तरीके से रहता है एक थैलेमस, ठीक है। तो ये है हमारा थैलेमस। थैलेमस वो पोर्शन होता है जिसके ऊपर ये सब चीजें टिकी रहती है, ठीक है। और यहाँ से हमारे कोई रेड ऑरेंज इस टाइप के फ्लावर्स के पेटल्स निकलते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे होते हैं एंथर और फिलामेंट इस तरीके से। सो दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, एंड दिस इज दी ओवरी, और ये हमारे हो गए पेटल्स, और ये हमारा एंथर और फिलामेंट दोनों मिला करके मैं स्टेमन लिख देता हूं यहाँ पर, स्टेमन, ठीक है। तो एक बार हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कंप्लीट हो गया, मतलब कि पॉलन यहाँ पे गिर चुका है, पॉलन ट्यूब के थ्रू वो आ चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, सब चीज हो चुकी है, वैसा फ्रूट बनना है। तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब पेटल्स ये सूख के ड्राई अप होके गिर जाएगा, स्टिग्मा ये भी ड्राई अप होके गिर जाएगा, स्टेमन ड्राई अप होके गिर जाएगा, स्टाइल ड्राई अप होके गिर जाएगा, लेकिन ओवरी ये वाला जो पोर्शन है ओवरी का नीचे वाला, ये वाला ये बच जाए, क्योंकि इसी का ही तो फ्रूट बनना है, ठीक है। तो इसी का ही फ्रूट बनेगा। और जो थैलेमस है, ये थैलेमस भी बचा रहेगा, क्योंकि थैलेमस से ही ओवरी जुड़ी हुई है, तो ये पोर्शन भी बच जाता है। अगर हमारा फ्रूट जो बन रहा है वो फ्लावर या फ्लावर के किसी पार्ट से बन रहा है, ठीक है, फ्लावर या फ्लावर के किसी पार्ट से, बेसिकली हम कह रहे हैं ओवरी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अपने आप सूख के ड्राई अप होके गिर जाती हैं। तो लेक्स का मतलब है ओवरी से। अगर फ्लावर सॉरी फ्रूट जो है वो फ्रूट ओवरी से बन रहा है, तब तो हम उसको कहेंगे इट्स अ ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर वो फ्रूट बन रहा है लेकिन वो किसी और पार्ट से बन रहा है, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इट्स अ फॉल्स फ्रूट। और जनरली वो थैलेमस से ही बनता है, जनरली, ठीक है। ऐसा नहीं किसी और चीज से नहीं बन सकता, बट जनरली फॉल्स फ्रूट, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल हमारी बुक में है ऐसा जो थैलेमस से बनता है, एंड दैट इज एप्पल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो दो टाइप्स के फ्रूट्स हो गए, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा ओवरी से बनते हैं, और फॉल्स फ्रूट्स हमेशा
नॉन फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट से बनते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट, ठीक है। उसके बाद आता है कैश्यू, कैश्यू यानी काजू। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। हमारी बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं फॉल्स फ्रूट्स के, मतलब कि ट्रू फ्रूट्स नहीं है ये, ठीक है। ओके, लेकिन केवल यही टाइप्स ऑफ फ्रूट्स नहीं है, कुछ और भी हम तरीके हैं जिससे हम फ्रूट्स बना सकते हैं। एंड दैट इज वन, मतलब जो दूसरा एक तरीका है दैट इज पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं। अब ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो बेसिकली पार्थिनोकार्पी से बनते हैं। अब ये पार्थिनोकार्पी क्या होती है? देखो, पार्थिनोकार्पी होती है कि हमने क्या करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराया, रादर देन हमने क्या करा, प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं उन हॉर्मोन्स का यूज करके हमने क्या बनाया है, फ्रूट प्रोड्यूस करा है। उन फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल बनाना। तो बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ध्यान दो, क्योंकि इसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, उसके पास सीड नहीं होगा। तो इसीलिए बनानास में सीड नहीं होते, क्योंकि वो उसके अंदर क्या नहीं हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यानी कि सीड वो ही नहीं मिलेगा ना। तो इसी वजह से बनाना जो होता है उसमें हमें कोई भी सीड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ओके, लेकिन ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर हमारे पास फ्रूट्स हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग सी मेथड हम लेकर के, हमें मतलब नेचर में एग्जिस्ट करता है, और उस मेथड का नाम है एपोमिक्सिस। वो भी पढ़ लेते हैं। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करवाते हैं। यहां पर अगर सीड नहीं हुए, चलो बनाना में नहीं है, हमें पता है कि कैसे बनाना के पेड़ वगैरह को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमें एक ऐसा फ्रूट चाहिए, जो एक ऐसा फ्रूट चाहिए जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं करा पाए लेकिन हमें उसका सीड चाहिए, तो द आंसर इज एपोमिक्सिस। और ऐसे जो फ्रूट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमने कराया नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं सीड्स का। तो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सीड्स कैसे प्रोड्यूस हो जाएंगे? दरअसल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है क्या, एपोमिक्सिस क्या करता है, मिमिक करता है। मिमिक्स की स्पेलिंग नहीं गलत हो गई, मिमिक्स, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो मिमिक्री करता है। मिमिक्री मतलब कॉपी करना, किसी की नकल उतारना। तो एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक तरीके से कॉपी करना हुआ, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं पे भी एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मिमिक्री हुई है तो दैट्स व्हाई सीड्स बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो नो डाउट हमें सीड्स तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। सो नो वेरिएशंस, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो इंक्रीज करने वाली जो बात थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सब कुछ नहीं होगा। सो नो वेरिएशंस है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सीड्स तो प्रोड्यूस करे हैं, लेकिन किसी भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से नहीं हुए, ठीक है। तो ये ऐसा बेसिकली हम ग्रासेस में और कुछ स्पीशीज हैं प्लांट्स की उसमें करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है एपोमिक्सिस।
उसके बाद फ्रूट बनाने का एक लास्ट तरीका है एंड दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है पॉली एम्ब्रियोज बन जाते हैं। पॉली और एम्ब्रियोज संधि विच्छेद कर लिया इसका हमने। पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो। तो बहुत सारे एम्ब्रियो बाई, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियोज का मतलब क्या है, बहुत सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। मतलब जितने भी ओव्यूल्स हैं सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ओव्यूल आपके पास एक ही है, आपके पास मल्टीपल ओव्यूल्स नहीं है, लेकिन ओव्यूल आपके पास एक ही है, लेकिन आप फिर भी पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज बनाना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे हमने हमारा एग था, राइट। और इसके चारों तरफ क्या है, थोड़ा सा हम क्लियर बना लेते हैं डायग्राम। ये इसके चारों तरफ है न्यूसेलस, राइट। न्यूसेलस कैसा है, डिप्लॉइड। ये एग शुरुआत में हैप्लॉइड था, लेकिन आफ्टर द जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसा हो जाएगा, ये जाइगोट बनेगा, राइट। जाइगोट, ये भी कैसा हो गया, 2n। अब ये जाइगोट तो लेकिन एक ही बना, लेकिन हमें तो चाहिए पॉली एम्ब्रियोनी। तो होता क्या है, कुछ सेल्स न्यू सेल्स के वो क्या करते हैं, इन्वेड कर लेते हैं। इन्वेड मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस आएंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर मोर देन वन सेल आ जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, बहुत सारे सेल्स हो गए। तो जब डेवलपमेंट होता है तो प्लांट को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी हैं, एम्ब्रियो सैक, ये तो हमारा एम्ब्रियो सैक था, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स आ गए, मोर देन वन सेल्स आ गए। पहले तो अकेला जाइगोट था, लेकिन अब मोर देन जाइगोट, बहुत सारे सेल्स आ गए। हालांकि वो न्यू सेल्स के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्स आ गए। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स आ गए सबका डेवलपमेंट हो जाता है एज सेपरेट एम्ब्रियोज। तो हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग एम्ब्रियो की तरह से हो जाता है एंड देयर बाय वी अचीव पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। ऐसा केस जनरली हमें सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब, या सिट्रस में और मैंगो में, यानी कि ऑरेंज और मैंगो, उसमें हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, अब लास्ट एक टर्म आता है हाइब्रिड। दरअसल हाइब्रिड जो होता है एक टेक्निकल टर्म है, और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। दरअसल हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें हाइब्रिड क्रिएट करना होता है। मतलब कि हमने क्या करा, एक हमने पेरेंट लिया, पेरेंट नंबर 1, और एक हमने पेरेंट नंबर 2 ले लिया। तो उसका हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जब हमने कराया तो हमें मिला एक जाइगोट। ये जो जाइगोट था ये पेरेंट नंबर 1 और पेरेंट नंबर 2 दोनों से सुपीरियर था, तो हमने इसको क्या बोला, हाइब्रिड। तो इस जाइगोट को हमने लेट से उगाया नहीं, इसके जो सीड्स हैं, सीड्स बना लिए और सीड्स बना के मार्केट्स में सेल कर दिए। तो उन सीड्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड्स। तो ऐसे सीड से जो जाइगोट बनेगा, अल्टीमेटली जो प्लांट बनेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, उसकी ईल्ड भी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा खेती में हमें ज्यादा फायदा देगा, ज्यादा हमें क्रॉप भी ज्यादा मिलेगा। और प्लस उसकी क्योंकि उसमें हमने अपने हिसाब से चेंजेस किए होते हैं, तो उसकी ईल्ड भी ज्यादा होती है, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट होता है वो भी ज्यादा होता है। प्लस जो जो मेंटेनेंस रहता है, जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगा। प्लस जो इनका टॉलरेंस रहता है टेम्परेचर के लिए, मतलब टेम्परेचर किसी साल मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो उसमें ये डैमेज नहीं होगी क्रॉप। टेम्परेचर किसी साल बहुत ज़्यादा हो गया तो भी डैमेज नहीं होगी। वाटर ड्राउट कंडीशंस के लिए, या वाटर की अगर बहुत किल्लत है या अमाउंट बहुत ही कम है, तो भी इनकी ईल्ड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऐसा एक सीड बना, एक ऐसा हाइब्रिड बनाया यूजिंग द पेरेंट 1, मतलब दो पर्टिकुलर ऐसे
प्लांट्स लेकर के, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर ऑफ स्प्रिंग्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड्स बोलेंगे, ठीक है। और हाइब्रिड जो होते हैं जनरली लैबोरेटरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जनरली। बट ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में हाइब्रिड नहीं बनाए जाते थे, पुराने जमाने में जो लोग थे उनको भी थोड़ी बहुत जेनेटिक्स की जानकारी थी, हालांकि वो स्पेसिफिकली एक या दो कैरेक्टर को नहीं चूज कर सकते थे। लेकिन आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हम वो पर्टिकुलर एक या दो चीजें को चूज कर सकते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल केवल और केवल यील्ड ही बढ़ानी है, हमें कुछ और नहीं बढ़ाना, या क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ानी है। एक सीड के अंदर लेट से पहले केवल 0.02 ग्राम्स प्रोटीन था, अब हमें वो बढ़ा करके 0.1 ग्राम करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिड एंड हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। सो दैट्स इट, योर चैप्टर इज कंप्लीट।